Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Voice of Law. This episode is going to be very significant as we are going to discuss the implications of the Constitution and the role of courts in it, in which we are going to specifically discuss the suo motu action that is also an hot and burning topic in Pakistan. Abraham Lincoln once said that do not interfere with anything in the Constitution. That must be maintained as it is the only way to maintain and to protect our liberties. Judicial activism, Article 184(3) या अज खुद नोटिस, ये वो इस्तिलाहात हैं जो पाकिस्तान के सियासी और कानूनी मंजरनामे पर मुसलसल ज़ेर बहस, और ये चारों इस्तिलाहात एक ही तर्ज अमल और इख्तियारात की अक्कासी करती हैं। गोया इन सब में से सबसे ज़्यादा जो महवे गुफ्तगू टॉपिक है वो सो मोटो एक्शन है। सो मोटो है क्या और सो मोटो लिया कैसे जाता है? सो मोटो का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर लगता है और इससे क्या असरात जाहिर होते हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बहस करने जा रहे हैं। कानून के अंदर, कानूनी ज़बान में या कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लातीनी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम लैटिन वर्ड्स कहते हैं, जिनमें से सो मोटो एक वर्ड लैटिन वर्ड है जो कि कोर्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर बुनियादी तौर पे इसका मतलब देखा जाए तो सो का मतलब है खुद से, मीन्स इटसेल्फ, जबकि मोटो से मुराद है किसी चीज़ का रोटेशन में लेके आना। सो बुनियादी मतलब ये हुआ कि कोर्ट का वो इख्तियार जिससे वो किसी चीज़ को खुद से एक रोटेशन में लेके आए। ये सो मोटो लिया कब जाता है? जब कोर्ट को लगे और कोर्ट ये समझे कि कोई इस तरह का एक ज़रूरी और हसास कोई ऐसा मामला जो कोर्ट के सामने आए या जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में कोर्ट एक सो मोटो एक्शन लेती है। सो मोटो एक्शन की बुनियाद, इसका रवाज या रवायात दुनिया में बहुत पुरानी नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा कोई कदीमी है, ना ही इसका इस्तेमाल आम होता है। कहते हैं कि 19वीं सदी में अमेरिकन कोर्ट्स में, इवन कि अमेरिकन के सुप्रीम कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे, उनके फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो का एक्शन का आगाज़ जो है वो वहाँ से हुआ। सो मोटो एक्शन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में कसरत से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मोटो के बारे में मज़ीद बहस करने के लिए आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे पास जो लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा और उनके बारे में बताता चलूँ कि इनके जो लॉ ओपिनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि लॉ से इनका एक बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक़ भी है और एक्सपीरियंस भी है। जितनी ये एपिसोड आपके लिए ज़रूरी है, अहम है, उसी तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पैनल पे आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनमें से एक मेरे भी टीचर हैं। मैं आपसे उनका तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर प्रोफेसर राव इमरान हबीब साहब, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से, और इसके साथ साथ वो एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट गिलानी लॉ कॉलेज BZU मुल्तान भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे निहायत काबिल एहतराम हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान, डॉक्टर मोहम्मद अदनान साहब। सर कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो सर। सर, स्टूडेंट्स आपको क्लास में देखते हैं पढ़ाते हुए, तो वो एक सेपरेट रोल होता है आपका एज ए टीचर इन द क्लास। तो अब इस प्लेटफॉर्म से जो है वो स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो आपके बारे में मज़ीद जान सकें, आपके बारे में और पढ़ सकें कि आप उनकी लाइफ जो है वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो आपकी लाइफ के मुताबिक मुनज़्ज़म हो, या वो अपनी लाइफ को इस ट्रैक पे लेके आएँ जिस ट्रैक पे आप हैं। उनके लिए ज़ाहिर सी बात है सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रोल मॉडल की तरह रहती है। तो सर आप बताएं अपने बारे में, कोई अर्ली एजुकेशन आपने कहाँ से की, आपकी PhD कहाँ से है, कुछ अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताएं। मोहसिन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में सर। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी है कि ISP में आपके इस साथ बैठ के मैं एक लीगल इशू पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन बुरेवाला से है, तो
हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट कॉलेज की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की एफसी कॉलेज लाहौर से, फिर मैंने एलएलबी ऑनर शरिया एंड लॉ इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया। फिर मैंने आलमोस्ट 9 ईयर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस से के बाद फिर 2008 में मैंने गिलानी लॉ कॉलेज BZU ज्वाइन की और तब से लास्ट ईयर तक मैंने वहाँ पढ़ाया। और इसी जॉब के दौरान मैंने यूके में ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी ग्लासगो से PhD की लॉ में। और सिंस लास्ट ईयर मैं अब इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में एज ए प्रोफेसर, फिर चेयरमैन भी सर्व किया, मैं एज ए डीन फैकल्टी वहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। सर माशाल्लाह से आपका बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन के हवाले से, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपके पास। और मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जितना हो सके वो एक्सपोजर आपसे ले सकें, आपसे जो नॉलेज है वो गेन कर सकें। सर आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है, जिस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारे पास माशाल्लाह से इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। सर हमने बात करनी है सो मोटो के ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और आजकल तमाम डिस्कशंस जो हैं वो इसी के ऊपर चलती रहती हैं। तो सर मेरा सबसे पहले अदनान साहब से सवाल है कि सर ये लिटरली सो मोटो का एक बुनियादी मतलब है क्या? ये सो मोटो की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? देखें, जैसे कि आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया कि सो मोटो लैटिन वर्ड है। इसके अंदर यह है कि किसी भी चीज़ को खुद ही अपनी तरफ से मोशन में लेकर आना। और जहाँ तक हम इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसे जस्टिस मार्शल का आपने जिक्र किया, उन्होंने इसका आगाज़ किया। और पाकिस्तान में जो हम आर्टिकल 184 है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बताता है। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को हम अगर क्लासिफाइड करें तो 3 हिस्सों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक उनकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एक एपीट जुरिडिक्शन। अब हम अगर इसको फर्दर सो मोटो की तरफ जाएं तो वो 184 के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वो इसको पब्लिक इंटरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स में रहते हैं कि उसने देखना है कोर्ट ने कि कहीं पब्लिक इंटरेस्ट तो वायलेट नहीं होगा या कहीं कोई मैटर ऐसा है जहां फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई हो, तो उसमें डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि विद एप्लीकेशन गए या विदाउट एप्लीकेशन विद देयर ओन मोशन वो उस पर सो मोटो ले सकते हैं। अच्छा सर, इमरान साहब से मेरा सवाल है सर, अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं आर्टिकल 184 में, तो उसमें एज सच वर्ड यूज़ नहीं किया गया कि आप जिसमें लिखा हो कि कोई एप्लीकेशन आती है किसी पार्टी से या पिटीशन। तो सर ये वेदर ये कोर्ट खुद इसको कंसिडर करती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, या इसका कोई दायरा कार उन्होंने बनाया है? देखिए, आप जब आर्टिकल 184 उसका सब आर्टिकल 3 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया कि कोई पार्टी की एप्लीकेशन पे होगा या इटसेल्फ कोर्ट इसको टेकअप करेगी। उसमें सिंपल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया कि अगर इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन, अदालत ये समझती है कि एक मैटर है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और रिलेट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर इरिस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल अदर कोर्ट उस मैटर को टेकअप कर सकती है। अब चूँकि आर्टिकल इस बारे में खामोश है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना इंटरप्रिटेशन उसकी ये की है कि चूँकि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो अगर कोई एप्लीकेंट नहीं भी है तो कोर्ट को आइन चूँकि इस मामले में दायरा इख्तियार देता है समाअत का, तो कोर्ट अपने तौर पे भी इसको टेकअप कर सकती है। तो कोई इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन कोई क्लियर कट मौजूद नहीं है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इटसेल्फ इसका इख्तियार दिया गया हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट को आइन इख्तियार देता है टू इंटरप्रेट दी कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किसी इशू के ऊपर अगर खामोश है या एम्बिग्यूटी है तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू इंटरप्रेट इट। तो सर हम कह सकते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि वो उसको यूज़ करते हुए टेकअप करे। तो सर क्या अगर इस तरह से देखा जाए, जैसे हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारी स्टेट्स का, हमारी कंट्री का, और उसमें जो लोग हैं वो बाइसनेस का शिकार भी हो जाते हैं, तो सर एक कोर्ट के पास ये इख्तियार होना कि वो खुद से प्रज्यूम करे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बनती हैं या इसके ऊपर टेकअप एक्शन करना चाहिए, तो सर क्या ये बाइसनेस का शिकार नहीं हो सकता इस तरह का टेकअप करना?
देखिए बाइसनेस तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये उसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक वायलेशन हो रही है, एक उसकी किसी क्लास को गैर मौसर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक स्पेक्टेटर के तौर पे उसको देखती रहे, इस इंतज़ार में रहे कि कोई आएगा हमारे पास इसको शिकायत लेके तो हम टेकअप करेंगे, वरना जो मर्जी होता रहे? तो अदरवाइज तो तो- सर बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब तक कोई कोर्ट में आके कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं करता जी। तब तक कोर्ट उस केस को टेकअप नहीं करती। लेकिन दिस इज एक्सेप्शन। दूसरी तरफ ये भी तो सवाल है ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई रह सकती है क्या? और आप नज़र आ रहा है कि एक डिफीट हो गई है क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दैट सिनेरियो? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो का एक्शन लेती है अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, होता ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक जो एक मुतमैना रवि है हमेशा वो बेहतर होती है कि जुडिशल एक्टिविज्म अलोन इज़ नॉट गुड, इट शुड बी कपल्ड विद जुडिशल रेस्ट्रेंट। तो जहाँ पे अनअवॉइडेबल हो, बहुत एक्सट्रीम केसेस हो, सिचुएशन हो, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ईच एंड एवरी मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में ऑन डेली बेसिस अगर सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ इंटरवीन करना शुरू कर देगी तो वो जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला कॉन्सेप्ट है, एक जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमीज़ हैं जो हर इदारे का, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं डेफिनेटली। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सर पार्लियामेंट, मेरा ना सबसे सवाल है सर, पार्लियामेंट की जो एक्सेसिव पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है, किसी भी हद तक कर सकती है, और वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होती मोस्टली। और सर इसमें इनकी पावर्स को रोकने के लिए हमारे पास क्या जुडिशल रिव्यू का टूल अवेलेबल है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टेड है? जी देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि जो लॉ या जो पार्लियामेंट एक्ट पास करने जा रही है, आया वो कॉन्स्टिट्यूशन को के रिबर्टन में तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर कोई कदखन तो नहीं लगाता कि भाई ऐसा लॉ पास हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये चेक एंड बैलेंस करने के लिए देखें जैसे हमारे 3 मेन स्टोन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ने एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। अगर इन चेक एंड बैलेंस को ख़त्म कर दिया गया तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर ये यूज़ ऑफ जो एक्सेसिव अल्ट्रा वायर्स जो पावर्स हैं वो होंगी, और उसमें कोई मुल्क में कानून और अपनी मर्ज़ी ही चलती है। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का एक सहारा लेती है कि वहाँ पर ये देखती है कि जो लॉ पास पार्लियामेंट से किया गया आया वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको नगरवाइड करा देगा। अच्छा सर इमरान साहब, ये अभी जैसे शेख साहब ने बात की कि जुडिशल रिव्यू के पैरामीटर्स, तो जुडिशल रिव्यू के कोई लिमिटेड पैरामीटर्स हैं कि वो जुडिशल रिव्यू में आप ये चीज़ें देखते हैं? जैसे हम देखते हैं कि रिव्यू और रिवीजन में भी स्कोप का डिफरेंस है कि एक का लिमिटेड स्कोप है, एक में सिर्फ आप क्वेश्चन ऑफ लॉ देखते हैं और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की तरफ नहीं जाते, तो उसका एक लिमिटेड स्कोप है। तो क्या इसके भी पैरामीटर्स डिफाइंड हैं? इसमें आप एक जहन में रखें कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ रिव्यू है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लें फ्रॉम द पावर ऑफ रिव्यू ऑफ अदर कोर्ट्स। जो एक रिव्यू है जो कोर्ट्स करती हैं वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करती हैं। तो जहाँ पे कोर्ट्स, लोअर हाई कोर्ट्स या सबॉर्डिनेट कोर्ट, जहाँ भी कोई रिव्यू की अगर पावर है वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करती हैं, तो उस रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है, एक तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर सकती है, उसका स्कोप भी डिफरेंट है फ्रॉम अदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील का हक नहीं है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिसडिक्शन में कोई डिसीजन आता है तो उस पर अपील का हक नहीं है, उसको आप रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं, तो उसका स्कोप डिफरेंट है। नंबर 2, जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि एग्जेक्टिव का एक्शन है या लेजिस्लेटिव जो एग्जेक्टिव एक्शन है, क्या वो कानून के और लॉ के, आइन के मुताबिक है, जो गिवन लॉ है,
जिसके तहत वो एक्शन लिया गया क्या उस लॉ के मुताबिक है या वो आइन के मुताबिक है। अगर वो नहीं है तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। इसी तरह अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कोई तो उसको कोर्ट देखेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 8 कहता है कि एनी लॉ मेड इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, और आर्टिकल आपका 2 to 7 कहता है कि नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट द इंजक्शन ऑफ इस्लाम। तो अगर कोर्ट इस क्राइटेरिया पे आर्टिकल 8 या आर्टिकल 2 to 7 के तहत देखती है कि एक लॉ जो है वो इसके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता या और कोई लेजिस्लेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रोविजन को डिफीट करती है, तो वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है उसको कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कॉन्ट्राडिक्शन जो कंट्रोवर्शियल जी। अच्छा, लेकिन इसी के साथ हमारा आयन एक और बात कहता है, आर्टिकल 238 और 239 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी कैन चैलेंज इट। इट मीन्स कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वहाँ पे ब्लैंक चेक है पार्लियामेंट के पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वो फिर एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर वाली कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट चैलेंज इट, बेयर रीडिंग ऑफ द आर्टिकल सजेस्ट। लेकिन जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उसको कोर्ट चैलेंज कर सकती है, कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, कोर्ट उसको नल एंड वॉइड भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ आर्टिकल 8 आप अगर पढ़ें तो उसमें कोर्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आपका आर्टिकल 8 कहता है कि एनी लॉ मेड इन डेरोगेशन शैल बी वॉइड। तो अगर कोर्ट सिर्फ ये डिक्लेयर कर दे कि दिस लॉ इज इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो बाय विर्च्यू ऑफ आर्टिकल 8 वो तो ऑटोमेटिकली उसका स्पेसिफिकली डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं वो वाइड हो जाएगा। जैसे सर अभी आपने डॉक्टर साहब बताया कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस के ऊपर जो जुडिशियल रिव्यू था वो 1956 से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, तो वो बाद में नहीं, वो पहले भी था। फर्क ये है कि पहले हम करते थे लॉ ऑफ रिट के तहत, इंग्लिश तो सर दो प्रीमिसेस के दरमियान अगर कोई इस तरह का स्टेक के ऊपर बात होती तो उसको डिफाइन किया इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत जो है वो उसमें आप जो है ना वो रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्शियोराई, वो आप रिट्स वो, लेकिन एक्चुअली हमने किया है ये है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफ़ा अपना एक ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमने अपना एक प्रोविजन बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले हम वो इंग्लिश रिट्स के तहत जाते थे, इंग्लिश लॉ के तहत। बाद हमने उसको 1956 से हमने अपना एक मैं समझता हूँ कि एक वो ये शायद चीज़ है जो हमने खुद से की है उसको, कि लॉ ऑफ रिट को हमने बाकायदा कोडिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और दूसरी जो खूबसूरत चीज़ ये की हमने कि 1973 से पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट की पावर नहीं थी। 1973 में आर्टिकल 184 आर्टिकल सब आर्टिकल 3 के तहत आपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दे दी। आप याद करें कि 1956 के आइन के तहत जो दोसू केस था वो हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में आया था। मौलवी तमीजुद्दीन केस वो हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस वक्त डायरेक्ट जुरिसडिक्शन नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये जो हमने डायरेक्ट जुरिसडिक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट को, ये हमारी अपनी एक इनोवेशन है लॉ में जो हमने ये की है पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा स्टेप है। अब लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट का आपस में बैलेंस जब आउट होता है ना तो फिर प्रॉब्लम आती है, वहाँ से कंट्रोवर्सी जो है वहाँ से फिर कंट्रोवर्सीज राइज होती हैं। ये सर अभी जो आप बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर्स खुद अटेन किए हैं, आई थिंक जब से ये पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस 1961 की बात हुई थी, तो जब उन्होंने उसको डिसाइड किया था तो तब से ये चीज़ जो है वो उन्होंने गेन किया है पावर्स खुद को, कि उन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप करना है केसेज, खुद से उन्होंने खुद ही पावर्स आई थिंक ग्रांट की है। और ये फर्स्ट केस था आई थिंक सर पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जो कि गवर्नमेंट को फॉर 6 मंथ तंग करता रहा था। तो इसके ऊपर सर हमारा ये इंशाल्लाह अभी ये इन्फॉर्मेटिव सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी हम टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, उसके बाद हम दोबारा आते हैं और अपने सेशन को आगे इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी हमने अपने इन लीगल एक्सपर्ट से लेना है। तो तब तक आप लोग जो ISP मुल्तान ऑफिशियल का चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं अपलोडेड वीडियोज़ अपडेटेड वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहें। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab.
वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे सो मोटो एक्शंस के बारे में और मेरा अब सवाल डॉक्टर अदनान साहब से है कि सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं सो मोटो को लेके। तो सर इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं और इसके क्या कुछ फ़ायदे नज़र आए हैं या इसके कुछ नुकसानात हैं जो आपने फील किए हों? सबसे पहले तो हमें ये जो क्वेश्चन किया बड़ा इंफॉर्मेटिव है। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या जो हमारी पार्लियामेंट है वो ये बिल पास कर भी सकती है कि नहीं कर सकती, क्या लॉ उसको इजाज़त देता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस चीज़ की परमिशन देता है कि क्या वो जो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 की जो बात हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, क्या उसकी पावर को एक सिंपल बिल कन्फाइन कर सकता है पावर? तो इसका जवाब बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये 184 सब आर्टिकल 3 की पावर को कन्फाइन करना है तो फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 238 39 के तहत। वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन की फिर उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस वक्त पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बिल पास किया। वो बिल क्योंकि डायरेक्टली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो ये बिल ना जैसे आर्टिकल 8 के तहत नल एंड वाइड हो। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब से सर मेरा सवाल है कि बेसिकली जो अभी प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया 2023 का, ये एक लिमिटेशन लगाने के लिए है सो मोटो पार्ट्स के ऊपर कि कोर्ट जो है वो डायरेक्ट जो है वो कोई भी इस तरह का केस टेकअप ना करे। इसके सर आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरह का जो एक्ट है वो बेसिकली बार कर रहा है या वो चीफ जस्टिस या जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर उसकी आज़ादी जो है उससे मुतासिर उसको करेगा? आपको नहीं लगता सर ये चीज़ें मुतासिर करेंगी जो जुडिशल हमारी इंडिपेंडेंस है उसको? देखें, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंटेंशन बड़ा मैटर करते हैं। समटाइम एक्ट बुरा होता है, इंटेंशन अच्छा अगर होता सर हम इंटेंशन की बात करें तो हमारा टॉपिक कहीं और डेविएट हो सकता है। तो नहीं मैं उसमें आपको क्लियर कर दूं। जी, जी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं ना, मैं इनको खुशआइन समझता हूँ ज़ाती हैसियत में। अब इसका लीगल एस्पेक्ट देख लें तो मेरे ख्याल में अगर आर्टिकल 191 हम पढ़ें तो आर्टिकल 191 के तहत जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स ऑफ इट्स प्रोसीजर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है तो इट मीन्स कि कोई लॉ भी उसके हवाले से पार्लियामेंट बना सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसीजर। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि वो रूल्स भी खुद फ्रेम करके देती, वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बॉल छोड़ती कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनको अपने तौर पे करे। लेकिन ये जो रूल्स बनाए गए हैं प्रोसीजर, ये एक अच्छी बात है। एक चीज़ याद रखें, देखें, जितना आप एक बंदा डिसीजन करेगा उसमें गलती का चांस ज़्यादा होता है। 3 आदमी मिलकर डिसीजन करेंगे तो मशवरा हो जाएगा, डिफरेंस ओपिनियन आ जाएगी, तो उसमें एक बेहतर सोच डेलिब्रेशन के बाद एक बेहतर फैसले की उम्मीद रखी जा सकती है। और मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल मोटिव की बात कर लूँ। देखें, आज एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो मुझे सूट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अकेले चीफ जस्टिस का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन क्या वो सारी उम्र वही चीफ जस्टिस रहेंगे? कल को ऐसे चीफ जस्टिस आ सकते हैं जो हो सकता है मेरी उनसे ना बनती हो। पर्सनल जो बाइस, ठीक है, अच्छा, आज अगर मैं समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस से मेरी नहीं बन रही तो मैं वो 3 की कमेटी बना देता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि कल को ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे मेरी बन रही हो, फिर मुझे लगे कि ये 3 की कमेटी नहीं होनी चाहिए, ये तो 1 के पास होना चाहिए क्योंकि उनसे मेरी बनती है। तो अगर हम पसंद नापसंद से हट के एक मेरिट पे, प्रिंसिपल के ऊपर देखें तो ये एक अच्छी बात है कि एक कमेटी हो सुप्रीम कोर्ट की, वो बेंच डिसाइड करे, वो सो मोटो का फैसला करे। तो मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ कि आप एक फ़र्द वाहिद की बजाय आप 3 बंदों की कमेटी जो है कि 3 जब मशवरे से काम करेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा बजाय इसके कि एक बंदा फैसला करे। और दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया था कि अपील वाली बात, देखिए, जब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर देती है तो हम ह्यूमन बीइंग, इंसान से गलती हो सकती है। तो अगर उस फैसले में कोई फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में कोई गलती हो जाए तो रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। तो स्टिल यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन यही रह जाएगा कि इंटेंशंस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखिए, हम 3 की इंटेंशंस को भी तो डिटरमाइन नहीं कर सकते जहाँ पे हम एक को नहीं देखिए, करते। बात ये होती है कि इस्लाम में कि यदुल्लाहि अल जमा,
जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। जब ज़्यादा लोग मशवरे से फ़ैसला करते हैं ना तो उसमें अल्लाह की मदद होती है, उसमें हमेशा इज्तिमाइयत में फ़ायदा होता है। सर मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात पे अल्लाह का हाथ है? नहीं, सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, सही देखिए है, जब आप मिल के एक फैसला करेंगे ना तो डेफिनेटली उसमें मशवरे से जो फैसला किया जाएगा वो बेहतर होगा, बजाय कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपना। हम जमहूरियत क्यों कहते हैं डिक्टेटरशिप के मुकाबले में? डिक्टेटरशिप में एक बंदा फैसला करता है, जमहूरियत में आपकी पार्लियामेंट बैठ के फैसला करती है, बहुत सारे लोग डिबेट करके फैसला करते हैं। तो गलतियां तो पार्लियामेंट से भी होती हैं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आप हमेशा प्रेफर ये करते हैं कि मशवरे से फैसला किया जाए। तो जमहूरियत का मतलब ही ये है कि एक बंदे के हाथ में मुतलक इख्तियार ना हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और दूसरी बात कि अपील का हक दे देना कोई बुराई नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच सुनेगा एक फ़ैसला, अगर उस फैसले में कोई ह्यूमन एरर अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। अब हाई कोर्ट्स के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट करती है उनको, तो हाई कोर्ट के जजेस की कॉम्पिटेंसी में तो शक नहीं है। चलिए सर, ये तो एक आपका एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव हमने लिया इस एक्ट के ऊपर। मेरा अदनान साहब से सवाल है कि सर बड़ा कॉमन पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो यहाँ के सियासी मामलात हैं उसमें जो है वो डिविजन्स ऑफ पार्टीज़ नहीं है बल्कि डिविजन्स ऑफ पीपल भी है। तो उसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि इस तरह का जो एक्ट है वो एक अदलिया की आज़ादी के ऊपर डायरेक्ट एक हमला तस्वुर किया जाता है। सर आप इसके बारे में क्या अपना ओपिनियन पेश करेंगे कि ये पर्सनल अटैक की शुमार किया जाता है, या आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने बात करनी है लीगल पॉइंट पर। हमने कोई ना पोलिटिसाइज या पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी ना तर्जुमानी यहाँ पर हमने नहीं करनी। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए ये सोच है, ये सोच अच्छी है, यानी तरीक़ाकार अच्छा है कि रिव्यू में जो अपील है उसके स्कोप बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने बात की कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो एक्ट है उसके बारे में जो एक की जगह 3 बंदे फैसला करें, कमेटी बनाई जाए, ये एक सोच अच्छी है। लेकिन वो जैसे कहते हैं कि टाइम और पर्पस और इंटेंशन की जहाँ बात हुई कि वो क्या है, क्या प्रोसीजर सही अडॉप्ट किया गया, क्या जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस लॉ को लाने का टाइम ठीक था, उसके मकासद क्या हैं, वो काफ़ी है ना यहाँ इस जगह मैटर करेंगे। जो ये रूल्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक बार लगा देते कि वो ख़ुद डिसाइड करें कि सो मोटो एक्शन पे या इन मैटर्स पे या बेंच के हवाले से कि क्या कमेटी होनी चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को खुद ही डिसाइड करना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अलहदा इंस्टीट्यूशन है। अगर एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव जुडिशल जो इंस्टीट्यूट के जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस करेगी तो सेपरेशन ऑफ पावर के जो डॉक्ट्राइन है वो सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। और सर मेरा इमरान साहब से एक सवाल है। सर अभी आपने जैसे लास्ट बात की है कि सुप्रीम कोर्ट, ये बेहतर होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने रूल्स को खुद ही फ्रेम कर लेती है, अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं हदूद में रह के उसको खुद फ्रेम करती है। अभी सर रिसेंटली अब अगर हम आर्टिकल 68 की रूल से देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें एक किसी भी जज का जो करैक्टर है वो कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, डिस्कस नहीं किया जा। लेकिन हम बारहा देखते आए और मुशाहिदा करते हैं कि पार्लियामेंट में उस फ्लोर के ऊपर बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको डिस्कस किया गया है। तो सर इसके हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर खुद से कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती इनको बार करने के लिए? देखिए असल में लॉ एंड पॉलिटिक्स जो है ना ये लाज़िम मलज़ूम है, इनका आपस में चोली दामन का साथ है। तो हमारे माशरे में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट मैं हमेशा ये देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों इंक्रोचमेंट होती है एक दायरे की दूसरे दायरे की जुरिसडिक्शन में। तो उसको तो एक बुनियादी पहले आप ये समझ लें कि स्टेट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। जब एक दायरा वैक्यूम क्रिएट करेगा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, वो अपने अंदर के मसाइल को ख़ुद रिजॉल्व अगर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो इनवाइट करेगा किसी दूसरे दायरे को टू स्टेप इन टू रिजॉल्व द इशू। अब आप ये देखें कि जो हमारे पार्लियामेंट के छोटे छोटे झगड़े हैं वो हम कोर्ट में लेके जाते हैं। बहुत सारे झगड़े ऐसे हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो खुद आपस में बैठ के उसको बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। जब वो रिजॉल्व नहीं करते वो कोर्ट, अच्छा इसका नुकसान फिर कोर्ट्स को भी होता है। जब एक पॉलिटिकल झगड़ा आप कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट ने तो डिसाइड करना है एक साइड पे,
इधर राइट इधर दिस वे और द अदर वे, ए या बी के हक में किसी, जब कोर्ट ए के हक में डिसाइड करेगी तो बी क्रिटिसाइज करेगा कोर्ट को, अगर बी के हक में करेगी तो ए क्रिटिसाइज करेगा, तो इससे कोर्ट्स की इंटेग्रिटी को भी नुकसान पहुंचता है, उनकी रेप्यूट डैमेज होती है, कोर्ट्स पॉलिटिसाइज होती हैं। तो पॉलिटिकल मैटर्स को मिनिमम जाना चाहिए कोर्ट्स में, ये हमारे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो खुद इसको रिजॉल्व करें, कोर्ट में कम से कम जाए। अच्छा, दूसरी तरफ कोर्ट्स को भी पॉलिटिकल मैटर्स में मिनिमम इंटरवेंशन करनी चाहिए। अब ये मौजूदा तनाज़र में देखें, जब कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट शुरू हुआ, बेंच का जजेस के अंदर डिस्प्यूट हुआ, बहुत ज़्यादा रिफ्ट आई, बेंच टूट रहे थे बार बार, तो अब जब जुडिशरी खुद अपना इंटरनल मैटर रिजॉल्व नहीं कर सकी, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो स्टेट वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे पार्लियामेंट ने स्टेप इन कर लिया, पार्लियामेंट ने आपके रूल्स एंड प्रोसीजर बना दिए। जहाँ पे पार्लियामेंट में वैक्यूम क्रिएट हुआ, आप देखें वो जो कासम सूरी साहब वाली रूलिंग थी, वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया ना। अगर तो पार्लियामेंट खुद रिजॉल्व कर लेती बहुत अच्छा होता, वो नहीं कर सके, हालात पीक पे चले गए, तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। अब ना तो पार्लियामेंट की इंटरवेंशन अच्छी है कोर्ट के मामलात में, ना कोर्ट की इंटरवेंशन अच्छी है पार्लियामेंट के मामलात में। प्रॉब्लम क्या है कि जब दोनों, कोई भी इदारा अपने अंदर क्राइसिस क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली स्टेट ने तो एग्जिस्ट आगे चलना है, तो वो दूसरा दायरा पे स्टेप इन कर जाता है। अच्छा, अदनान साहब से मेरा सवाल है सर कि आपने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो 3 तरह की हैं, जिसमें ओरिजिनल है, एडवाइजरी है और उसमें अपीलेट जुरिस्डिक्शन है। मेरा सर आपसे ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करती है तो उसमें नेगेटिव साइड आपने कोई देखी हो? उसमें सुप्रीम कोर्ट जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को यूज़ करती है तो उसकी कोई नेगेटिव साइड इस तरह की जो सामने आई? देखें, अब जैसे सर ने कहा कि अब देखें ज़्यादा इदारा है जहाँ पर कहीं पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज़ होती है, अगर वो किसी पॉलिटिकल मैटर या पार्लियामेंट के मैटर के अंदर इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल होगी तो वो एक नेगेटिव सेंस में आएगी। कहाँ, जहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स की जहाँ बात है, वहाँ तक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नेसेसरी, कि हमने प्रोटेक्ट करना है हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट को और फंडामेंटल राइट्स को। तो वहाँ तक ठीक है, अगर उसका अल्ट्रावाइज जाएंगे, हम अपनी पावर्स से बियॉन्ड जाएंगे, तो वो भी इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फिर नेगेटिव पॉइंट में आता है। अच्छा सर, नासा मेरा आपसे सवाल है कि जैसे अब हमारा एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हमारे स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? ये अदारे कैसे स्टेबल हो सकते हैं? और ये जो हमारी एक सिचुएशन एग्नी बनी हुई है और सिचुएशन बड़ी हॉट एंड बर्न टाइप सिचुएशंस हुई हैं, एक दूसरे को अदारे कबूल करने को तैयार नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम इन चीज़ों को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? जी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिंपल इसका वे बताया हुआ है कि आप जो पॉलिटिकल जो मैटर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप इलेक्शंस में जाएं, इलेक्शंस में जाने के बाद जो तमाम जितनी पार्टीज़ हैं उनको एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा, उनको अपने मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और हमारी कोर्ट्स को जो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस वक्त जो वायलेशन ऑफ लॉ हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वायलेशन हो रही है, उसको ख़त्म करके सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इस वक्त इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, और तमाम जितने भी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम लॉ के अंडर होने चाहिए और लॉ के मुताबिक ही चलें, तो तब ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, वरना बहुत मुश्किल होता है। बेहतर हो गया सर। मेरे नज़दीक तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आने में एक चीज़ और भी किरदार अदा कर सकती है, और वो मुझे लगता है कि नंबर 1 पे होनी चाहिए, एंड दैट इज़ सेल्फ स्टेबिलिटी, कि इंसान का जो अपना पेशेंस है वो हम में नहीं है। हम एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम किसी को बर्दाश्त जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी खुद ही हमारी आना स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी भी है ना आजकल गर्मी भी है, बिल्कुल ऐसा सही कहा। तो मैं डॉक्टर साहब से भी यही सवाल सर पूछना चाहूँगा कि सर आपको लगता है कि स्टेबिलिटी, हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी है, या जो हमारी कानूनी स्टेबिलिटी है, वो हमारे मुल्क में अचीव की जा सकती है? देखिए, डायलॉग जो होता है ना, वो तमाम मसाइल का हल होता है। आप जितनी मर्ज़ी लड़ाई लड़ दें, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद टेबल टॉक ही हुई, तो टेबल टॉक इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो उसमें ये होगा कि जितनी जल्दी
हमारे लोग समझ जाएंगे, वो टेबल टॉक कर लेंगे, चीज़ों को एमिकेबली रिजॉल्व कर लेंगे, तो उतना मुल्क का फ़ायदा होगा। जितनी देर लड़ाई जो है वो लीगल जो आपकी फ़ाइट है या पॉलिटिकल फ़ाइट है वो प्रोलॉन्ग करेगी, तो उसमें मुल्क सफ़र करता रहेगा। तो और मैं लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो लोग ज़रूर टेबल टॉक पे बैठेंगे, आएंगे और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव वे में इंशाल्लाह आगे ज़रूर बढ़ेंगी। इंशाल्लाह सर, उम्मीद है कि हमारी इस डिस्कशन का दूसरों को भी फ़ायदा हो। बहुत सारे सर लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस टाइम भी, और बहुत सारे होंगे जो आपसे बात भी करना चाहते होंगे। तो सर कोई एक ऐसा मैसेज जो अपने लॉ स्टूडेंट्स के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ को अच्छी तरह समझें और उसको फॉलो भी करें, और कोशिश भी करें कि सब सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ के बगैर सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती। बेहतरीन हो गया सर। आप कोई मैसेज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेरा भी सर मेरा मैसेज ये है कि रूल ऑफ लॉ को स्टेबल करें, और जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है इस पे इम्प्लीमेंट खुद भी करें, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएं भी से, क्योंकि आप इस वक्त माशरे को गाइड हमारे लॉयर्स नहीं करना है, और हर माशरे में लॉयर्स ही हैं जो ये अपना काम सरअंजाम देते हैं कि वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और माशरे को ठीक सीमत में लेकर जाने के लिए लॉयर्स ही अपना किरदार अदा करें, तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी आएगी और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। इंशाल्लाह सर, ये मुल्क भी हमारा है और ये लोग भी हमारे हैं, और इंशाल्लाह ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो है हम ट्राई पूरी करेंगे। सर मैं एक बार फिर आपका मशकूर हूँ सर, आपका मशकूर हूँ, अदनान साहब का मशकूर हूँ, और शुक्रगुज़ार हूँ आपका। ISP की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जानिब से नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और आज इस बड़े अहम टॉपिक पे जो हमारे मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है उसके ऊपर आपने बात की। और ये टॉपिक सर काफ़ी अरसे से जो है वो बड़ा हॉट चल रहा है, तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी भी थी और अहम भी है। तो सर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा एक और एपिसोड के साथ आएंगे, और आप हमें दोबारा भी टाइम देंगे ताकि हम आपसे दोबारा जो नॉलेज है वो वापस आपसे दोबारा ले सकें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। तो इंशाल्लाह हम आपका टाइम जो है इस बार भी दोबारा भी आपसे हम टाइम इंशाल्लाह लेते रहेंगे। और बाकी सर ये प्लेटफॉर्म ISP का प्लेटफॉर्म जो है ये मेरे नज़दीक तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए कि वो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है जो आम जगह से उनको नहीं मिल पाती। तो इंशाल्लाह सर उम्मीद है दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सो मोटो एक्शन के ऊपर था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सो मोटो एक्शन है क्या, इसका हमारे पाकिस्तानी सियासी और कानूनी मामलात पर क्या असर पड़ता है, सो मोटो एक्शन लिया कब जाता है, लेता कौन है, इसके ऊपर अभी रिसेंट लेजिस्लेशन क्या हुई है, क्या लिमिटेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, क्या पार्लियामेंट की इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस की पावर्स उनके पास मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रोविजंस मौजूद हैं। आज हमने ये चीज़ें डिस्कस की। इंशाल्लाह एक बार दोबारा हम हाजिर होंगे वॉइस ऑफ लॉ की एक और एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।